नमस्कार। रचयिता के फेसबुक पेज पर आप तमाम श्रोताओं का, पाठकों का, साहित्य प्रेमियों का मैं रचयिता परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। आज हमारी बीच जुड़ी हैं राजपाल एंड सन्स प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक राजनटनी की लेखिका गीताश्री जी, और उनसे बातचीत करेंगी कवित्री रश्मि भारद्वाज जी। तो मैं अब मंच दोनों को सौंपता हूं, आप दोनों संभालिए। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया पीयूष। रचयिता के पेज पर आप सबका स्वागत है और मैं वरिष्ठ लेखिका, पत्रकार, कवि, आलोचक गीताश्री जी का, जो मेरी बड़ी बहन भी है, स्वागत करती हूँ। और उनकी बहुचर्चित पुस्तक जो जब से प्रकाशित हुई है, राजपाल सन से प्रकाशित हुई है और जब से प्रकाशित हुई है लगातार चर्चा में है, लगातार उस पर बातें हो रही हैं, कई सारे लाइव भी हुए हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि हर लाइव के बाद भी कुछ नई बातें बताने को हमेशा रहती हैं। और अभी गीताश्री जी मिथिलांचल की यात्रा से लौट कर आई हैं। मीनाक्षी जो राजनटनी है उसके गांव से लौट कर आई हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा हमारी वरिष्ठ लेखिका पूनम जी ने कहा कि उनकी खोइछे में बहुत सारी अद्भुत कथाएं होंगी मीनाक्षी की, उसके गांव की, वो उसकी उस लोक की। तो आज हम उसी थोड़ी सी अनौपचारिक माहौल में खट्टी मीठी बातों के साथ, लोक की बातों के साथ और गीताश्री के व्यक्तित्व, लेखकीय व्यक्तित्व को भी खोलते हुए कि हम गीताश्री एज ए लेखिका कैसी हैं और व्यक्ति की तरह वो क्या सोचती हैं, राजनटनी खुद अपने आप को वो उस किरदार में कितना देखती हैं, इन सभी बातों के साथ आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छी बात हो, बहुत सारी ऐसी अनदेखी, अनसुनी बातें जो अब तक आपने पुस्तक में ना पढ़ी हो, कहते हैं ना कि मेकिंग ऑफ द बुक, उस पर हम आज बात करें। तो आपका स्वागत है गीताश्री जी। और ये पुस्तक, जैसा कि मैंने पहले, जी नमस्कार, बहुचर्चित पुस्तक, लगातार ये पसंद की जा रही है पाठकों में, आलोचकों में। और मुझे लगता है एक पुस्तक का सबसे सफल एक पुस्तक तब मानी जानी चाहिए कि जब उसे पाठकों का पूरा प्यार मिले। तो मीनाक्षी को, राजनटनी को पाठकों का पूरा प्यार मिल रहा है, पाठक इससे जुड़ रहे हैं और इसकी वजह है इसका एक अनूठा विषय, अछूता विषय जो मीनाक्षी बिल्कुल लोक में कहीं गुम थी, मिथिलांचल की धरती पर, वहां से खोज कर उसे हिंदी साहित्य में लाने का जो सराहनीय कार्य गीताश्री जी ने किया है और इसके पीछे उषा किरण खान जी का भी योगदान है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और साथ में भाषा है और गीता जी का अपना जादू तो है ही। तो बहुत बातें ना करते हुए, जादूगरनी तो भाषा का जादू है और आप मेरे सामने बैठी है जादूगरनी, तो मेरे सामने कविता की जादूगरनी बैठी है। वो दूसरे, अच्छा है, एक जादूगरनी दूसरे जादूगरनी म्यूचुअल तारीफ ना हो, ये कार्यक्रम आपका और मीनाक्षी का है तो आप पर ही हम केंद्रित रहेंगे। तो मीनाक्षी को पढ़ते हुए और यूं भी गीताश्री जी के किरदारों को पढ़ते हुए मुझे हमेशा लगता है कि वैशिष्ट का या अभिजात्य के प्रति एक विद्रोह होता है। क्योंकि मैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें आज नहीं करने आई हूँ, हमने ऑलरेडी स्त्री काल में और बहुत जगह इसकी आलोचना और काफी समालोचना कर ली है। लेकिन यह एक चीज जो है ना, जो बल्लाल कहते भी हैं, जो प्रेमी है मीनाक्षी के, कि मुझे बनफूल पसंद है, तो मैं लेखिका के व्यक्तित्व में भी वो बनफूल के लिए जो एक दीवानगी है वो देखती हूँ कि कहीं भी जो नियम में ना बने, बंधन में ना बने। स्वागत है। अब हमारे साथ कुछ पाठक, यहाँ पे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है राजनटनी के साथ इस परिचर्चा में। तो मैं इसी से अपनी बात शुरू करती हूँ कि जो आपका एक सोफिस्टिकेशन का के प्रति आपका विद्रोह है, कि आप एक खास दायरे में बंधी बंधाई स्त्री के फॉर्म में नहीं रहना चाहती, और यही किरदार आपके किरदारों में, नायिकाओं में आ जाता है। तो आप मीनाक्षी को किस तरह से यहाँ पर परिभाषित करेंगी कि किस तरह से वो अलग है, कैसे वो विद्रोह है, विद्रोह का स्वरूप? शुक्रिया रचयिता मंच, और शुक्रिया रश्मि।
बहुत ही मुझे तो बड़ी गुदगुदी सी लग रही है कि आज रश्मि मुझसे बात कर रही है। तो और पूनम दी का वो मैसेज पढ़ने के बाद तो थोड़ी मैं इमोशनल भी हो गई कि पहली बार सालों बाद जब मैं अपने गांव गई तो वहां जो मेरी भाभी रहती है मेरे अपने पुश्तैनी घर में, तो उन्होंने मुझे खोइछा देकर विदा किया। तो उसका जो चावल है और जो दूब धान है और जो हल्दी और रुपया है वो वैसे ही रखा है। तो जिस उस पे छोटी बहनों का हक होता है, तो जो छोटी बहन पहले मिलेगी उसको वो खोइछा खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं खोल नहीं सकती क्योंकि उस खोइछा पे मेरा हक है ही नहीं। तो खोइछा आज है वो खोइछा, कहानियों का खोइछा हम यहाँ खोलेंगे। खोलेंगे, हाँ। तो खोलोगी तब तो कहानी तुम्हें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से खोइछा में बहुत सारी कहानियां लेकर आई हूँ। वो जिस विद्रोह की जो बात तुम कर रही हो, मेरी कहानियों में भी आता है। वो सब एक जो अभिजात्य के प्रति एक जो विद्रोह है, वो इसलिए है क्योंकि हम और आप उस समाज से आते हैं जिसमें एक सामंती परिवेश है, जिसमें अभिजात्य कुल की स्त्रियां हैं और उनको वो सारी बंदिशें, वो सारा बंधन, वो सारा गैर बराबरी, सब कुछ उनको शुरू से उसका सामना करना पड़ता है। तो वो चूंकि मैंने वो समाज देखा है, वो समाज जिया है, उस समाज को भोगा है, उसकी बुराइयां, उसकी अच्छाइयां सब कुछ देखी है। तो ये मेरा देखा हुआ समाज है। तो जाहिर है कि जो समाज स्त्री को गुलाम बना के रखे या जो स्त्री को एक्सप्लॉइट करे या जो स्त्री को बराबरी का दर्जा ना दे, तो एक बचपन से ही एक विद्रोह का भाव होता है मन में कि मैं उस सामंती परिवेश से हूँ जहाँ अभिजात्य के नाम पर स्त्रियों को हमेशा गैर बराबरी का दर्जा मिला। तो वो विद्रोह होता है। वो मीनाक्षी में भी इसलिए आता है और सभी किरदारों में आता है क्योंकि मीनाक्षी एक तो नट समुदाय से है और मैं जिस समुदाय से हूँ या मैं जिस परिवेश से हूँ, वहां मैंने हमेशा एक अन्याय देखा है। जो दूसरी वर्ण व्यवस्था एक जो होती है उसका मैंने अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है। तो वो एक उसके प्रति विद्रोह था और मैं कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देना चाहती। आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आवाज आ रही। तो मैं एक मैसेज जरूर देना चाहती थी। तो मीनाक्षी के मिजाज में भी देखिए, एक लेखक जब लिखता है तो वो अपने पात्रों को अपना मिजाज देता है, अपना स्वभाव देता है, अपने गुण और अवगुण सब कुछ देता है। वो बहुत सारे अवयव मिला के, बहुत सारे केमिकल्स मिला के, समाज का कुछ अपना कुछ दूसरों का मिला के एक पात्र गढ़ा जाता है। लेकिन सबसे अधिक हावी होता है उसके किरदार पर लेखक का अपना स्वभाव, लेखक का अपना विचार। तो मीनाक्षी में भी जो तेवर है या जो विद्रोह है, वो कहीं ना कहीं मेरे भीतर का कि वो विद्रोही स्त्री है जो मीनाक्षी में है। और उसके साथ भी वही परिवेश, वही मुश्किलें, वही समाज, जो समाज मेरे साथ था। मैं ये दिखाना चाहती थी कि शताब्दियां बीत गई लेकिन स्त्री के लिए समाज अभी भी वैसा ही है, बहुत नहीं बदला है। उसके लिए स्थितियां बहुत आसान नहीं हुई हैं। तो वो उस 12वीं शताब्दी में भी वो उस किस्म का, 12वीं क्या, आप इतिहास के बहुत पीछे चले जाएं तो भी आपको स्त्री का, सामंती परिवेश की स्त्रियों का विद्रोह आपको दिखाई देगा। तो मीनाक्षी में भी जो वो मेरे स्वभाव का जो मूल तत्व है, बागीपन, जो विद्रोह, वो मीनाक्षी में भी आया है। जी बिल्कुल। और अभी हम मिथिलांचल की यात्रा पर आपसे के साथ चलें, इससे पहले कुछ और हम बातें करते हैं पहले मीनाक्षी और बल्लाल के बारे में। तो प्रेम सबसे बड़ा विद्रोह है और मुझे लगता है कि आपके अपने व्यक्तित्व में भी प्रेम और उल्लास के तत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ मीनाक्षी ने प्रेम को परे किया और देश सेवा जो है वो उसके ऊपर हावी हुई, या उसको खुद को सिद्ध करना पड़ा कि वो इस कुल की, इस मिट्टी की मतलब सगी अपनी बेटी है और 3 पीढ़ियों के बाद भी ये उसके ऊपर एक बोझ जैसा एक दायित्व था। तो प्रेम कथा लिखते हुए जब आपने उन्हें अलग किया,
तो कहीं आपका एक संघर्ष तो रहा होगा, एक आपको लगता तो होगा कि अरे मैं मिला देती हूँ, क्या जाता है, या मैं थोड़ा सा इनको और मिलने, क्योंकि आपने थोड़ी सख्ती भी की है, आपने मीनाक्षी के माध्यम से बल्लाल पे थोड़ी सख्ती भी दिखाई है कि एक बार वो मिलती है, उसके बाद वो 2 दिन जाती नहीं है, वो उधर तड़प रहा है। तो ये आपने ऐसा जानबूझकर किया, या इसके पीछे आप मतलब क्या आप करना चाहती थी? देखिए, एक बार मिलवा दिया तो उसी में लोग आरोप लगा रहे हैं कि मीनाक्षी के साथ बल्लाल ने जबरदस्ती पर की। वो संतुष्टि नहीं हुई, मतलब पाठकों को हाँ भी लगा कि वो तड़पते रह गए 2 प्रेमी। हाँ, देखिए मैं कोई वहां पे शादी.com और प्रेम.com तो चला नहीं रही थी। मैं कुछ लिख रही थी, और वो लेखन में इतना तो जानती हूँ कि थोड़ी तड़प छोड़ देनी चाहिए, थोड़ी ललक छोड़ देनी चाहिए, थोड़ी प्यास छोड़ देनी चाहिए, और वो अधूरा प्रेम वहीं से तो शुरुआत होती है, वहीं से तो एक आपको झलक मिलती है कि ये प्रेम अपनी संपूर्णता में नहीं, इस प्रेम की मंजिल कहीं नहीं है। तो वो जो नहीं मिलवाया और वो तड़पता रहा, उसके पीछे यही था कि वो एक बार तो अपने प्रेमी से मिल सकती है, क्योंकि उसने वादा किया था, उसने प्रेम किया था। लेकिन जब एक बार मिलने के बाद अपनी प्रेमी की मंशा का उसको जब एहसास होता है, और जब उसको पता चलता है कि वो सिर्फ उसके प्रेम में नहीं आया है, बल्कि वो एक साम्राज्यवादी ताकत का प्रतिनिधि है, और वर्णवादी व्यवस्था का वो प्रवर्तक है, और उसको वो उसके देश से उसको पांडुलिपियां लूटना है, तो वो ये सारी चीजें जब उसके माइंड में होगी, तो जब आप किसी भी ऐसे पुरुष से, जब आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि आपको वो गुलाम बनाता है, तो आप उससे बहुत देर उसके प्यार में नहीं रह सकते। तो वो मीनाक्षी के साथ भी यही हुआ कि एक बार मिलना तो था ही, उसको एक बार मिलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद एक बार मिलने के बाद आलोक दनवा की कविता है कि बार बार मिलने की इच्छा पैदा होती है। तो प्रेम ऐसा है कि उसमें बार बार मिलने की इच्छा पैदा होती है, लेकिन वो प्रेम ऐसा प्रेम हो जिसमें बार बार मिलने की आकांक्षा बची रहती है इस पृथ्वी पे। ऐसा प्रेम नहीं था जिसमें बार बार मिलने की आकांक्षा बची रहे, क्योंकि वो पहली मुलाकात में समझ गई थी कि इस प्रेम में उसे देश देना पड़ेगा, उसे अपने देश का ज्ञान देना पड़ेगा, उसे सब कुछ सौंपना पड़ेगा, और शायद अपनी स्वतंत्रता, शायद अपनी कला, और शायद अपना पूरा जीवन। तो एक कारण नहीं थे उसके पास कि जिससे वो तड़पती हुई छोड़ सकती थी। उसके पास अनेक कारण थे, और वो एक सचेतन स्त्री थी, तो जाहिर है कि वो एक बार मिलने के बाद बार बार मिलने की तड़प के बावजूद नहीं मिलेगी। वो एक सचेतन स्त्री की एक झलक मैंने इसमें दिखाई है कि प्रेम इतना भी मजबूर ना करे कि आप अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता, अपनी सारी चीजों को खतरे में डाल दें। हाँ, दरअसल मुझे लगता है कि एक सचेत स्त्री या स्वतंत्र चेता या जागरूक स्त्री प्रेम के लिए खुद को तबाह नहीं करेगी। वो कहीं किसी पॉइंट पर जाकर उसके दिमाग की खिड़कियां भी जरूर खुल जाएंगी, जो कि मीनाक्षी के साथ हुआ। आप अपने आप को इस किरदार से कितना आइडेंटिफाई करती हैं प्रेम के मामले में? क्योंकि अभी भी हम स्त्रियों के जैसा मानते हैं कि वो प्रेम में अंधी हो जाती हैं, प्रेम में, हालांकि प्रेम में तो सभी अंधे हो जाते हैं, पर स्त्रियों को जरूरत से ज्यादा, हाँ, जरूरत से ज्यादा समर्पिता हो जाती हैं। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कानून पता नहीं अंधा होता है कि नहीं, क्योंकि कानून को आप खरीद सकते हैं, लेकिन प्रेम को नहीं खरीद सकते। इसलिए प्रेम मूलतः अंधा ही होता है, और प्रेम अंधा भी होता है, प्रेम सामंती भी होता है। और प्रेम में जो लोग प्रेम को समझते हैं, वो जानते हैं कि प्रेम में एक वर्चस्व का भाव होता है, जो लोग कहते हैं ना कि प्रेम, हाँ, प्रेम आजाद करता है, प्रेम बंधन मुक्त करता है, लेकिन ये सही नहीं है। जब यथार्थ में प्रेम आता है, और जब धरातल पर प्रेम उतरता है, स्वर्ग से जब धरातल पर जब खुमार उतरता है प्रेम का, तो हम पाते हैं कि प्रेम भी उतना ही सामंती है जितना विवाह संस्था। उसके बाद प्रेम एक संस्थान में बदल जाता है। तो जब प्रेम संस्थान में बदल जाता है, तो उसमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो प्रेम फिर आपको अंकुश लगाता है आपके जीवन पे, आपके विचारों पे, और आपको पूरी तरह से बदलना चाहता है। प्रेम की सबसे बड़ी खराबी है कि प्रेम आपको बदलना चाहता है, और आपको अपने हिसाब, अपने उसमें सांचे में ढालना चाहता है। तो हाँ, तो वो अब जो मेरा, जहाँ तक मेरा मामला है, बहुत ही पर्सनल सवाल है ये कि देखो, मैं तो
कहते हैं रग रग में, रोम रोम में, और उल्लास। जो लोग, हाँ, उल्लास की, आनंद अमार जाति उत्सव अमार गोत्र। मैं हमेशा कहती हूँ कि आनंद मेरी जाति है और उत्सव मेरा गोत्र है। तो मैं तो हमेशा आनंद में रहती हूँ और हर हर पल हर क्षण का आनंद लेती हूँ और जीना जानती हूँ। बहुत मुश्किल काम है जीना सीखना। तो ये वही लोग सीखते हैं जो हर तरह से चोट खा के, धोखा खा के, लांछित अपमानित जलालत से धुल के जो लोग खड़े होते हैं वो जीना सीख जाते हैं। तो 50 साल से अधिक की जिंदगी जी ली है तो सब कुछ मिला जीवन में, सब कुछ छिना, सब कुछ लूटा, लेकिन एक चीज बच गया मेरे पास, वो है मेरा प्रेम। वो मेरी प्रेम करने की आदत और प्रेम में जीने की आदत। तो वो वही मुझे अभी भी जो कहते हैं ना कि जो आपके भीतर होता है वो आपके चेहरे पे उसकी आभा आ जाती है। अगर आप दुखी होते हैं तो उसकी परछाई उभरती है चेहरे पे, आप सुख में होते हैं तो उसकी परछाई उभरती है, और आप जब प्रेम में होते हैं तो उसकी चमक चेहरे पे दिखाई देती है। अब ये प्रेम स्त्री पुरुष का प्रेम ही नहीं होता है, ये प्रेम जिंदगी से होता है, लेखन से है प्रेम, परिवार से प्रेम है, आपको दोस्तों से प्रेम है, मुझे तुमसे प्रेम है, मुझे भाई बहनों से प्रेम है, मुझे सब दोस्तों से प्रेम है। ये प्रेम इस अवस्था में आते आते कई प्रेम के का स्वरूप बदलता है और शाखाएं हो जाती हैं प्रेम की। तो आप जब सबसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम में रहते हैं, तो वो प्रेम आप पे। और मैं अगर कवि होती तो मैं प्रेम कवियत्री कहलाना ज्यादा पसंद करती, प्रेम की विद्रोही कवि ज्यादा पसंद करती। लेकिन कहानियों में ऐसा कोई टैग लाइन है नहीं कि प्रेम कथाकार हैं, तो लेकिन प्रेम में मेरा बहुत विश्वास है, और मुझे लगता है कि प्रेम इंसान को बदल देता है बहुत ज्यादा। और बदल देना ठीक है, बदलने की कोशिश करना बहुत खराब है। वो मुझे उससे थोड़ी सी समस्या है। आप वरिष्ठ पीढ़ी की हैं और प्रेम आपने काफी जिया है, देखा है, लिखा है, अनुभव किया है। रचयिता के पेज पर बहुत युवा लड़के, बच्चे, लड़कियां हैं, टीनेजर्स भी हैं, किशोर भी हैं, और मेरी पीढ़ी भी आपसे अभी सीख ही रही है। तो आजकल का जो प्रेम हो गया है वो बड़ा इंस्टेंट नूडल की तरह हो गया है, पता नहीं चलता। वो जो मीनाक्षी जिस तरह से उसको वो एक आपने एक उसमें दृश्य रचा है कि वो प्रेम में मतलब अपने आप को ही प्रेम कर रही है बल्लाल को याद करके, उधर बल्लाल भी बेचैन है। तो ये नई पीढ़ी के लिए आपको लगता है कि नई पीढ़ी इस तरह की भावना से गुजरती है? अगर ना गुजरे तो उसे पता कैसे चलेगा ये प्रेम ही है जिसके साथ वो कर रही है? हाँ, देखो, नई पीढ़ी ना प्रेम के बहुत सारी रंग नहीं जानेगी। कैसे नहीं जानेगी मैं बताती हूँ। हमारी जो पीढ़ी है ना, उस साइकिल की टनटनाती हुई बालकनी करते हुए भी आंखें लड़ाई हैं, उस भी खिड़की के नीचे भी खड़ा देखा है किसी को। और हमारी जो पीढ़ी है वो किताबों में मोर पंख और सूखे हुए फूल डाल के क्लास में एक दूसरे से एक्सचेंज भी करती थी। हमारी पीढ़ी ने चिट्ठियां लिखी हैं, हमारी पीढ़ी ने वो सब। हम बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। हमने आधुनिक प्रेम भी देखा है और हमने वो प्राचीन जो हमारे दौर का प्रेम था हमने वो भी देखा है। तो हम लोग, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो कभी नहीं जान पाएगी कि इश्क में खत कैसे लिखते हैं, इश्क में शायरी कैसे लिखते हैं, जो हम लोग लिखते थे। लिखता है वो खन की तरफ शायद नई पीढ़ी नहीं जान पाएगी कभी। वो तरफ नहीं जान पाएगी जो तरफ के हम लोग जो शायरी लिखते थे। लिखता हूँ खत, लिखती हूँ खत, खून से सही मत समझना, मरती हूँ तेरे याद में, जिंदा मत समझना। फिर हम लोग लिखते थे सागर से सुराही टकराती, बादल को पसीना आ जाता, तुम जुल्फे अगर बिखरा देती, बादल को पसीना आ जाता। फिर हम लोग ऐसे लिखते थे ऐसे कि कुशले कुशल हूँ, कुशल चाहती हूँ, दिल में लगन है, मिलन चाहती हूँ। तो और मतलब मेरे सनम, मेरे प्रिय, तुम्हारी चरणों की दासी, इस टाइप का, इस तरह की भाषा थी उस समय की। एक जो प्रेम की भाषा होती है ना, वो भाषा भी लुप्त हो गई है इस काल में। हाय डूड और हाय 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 जे, हाय आर, हाय जी, ऐसे करके। तो मैं ये तुलना करते हुए आज के प्रेम को खारिज नहीं कर रही हूँ और उस दौर के प्रेम को बहुत महान नहीं बता रही हूँ।
बल्कि आज प्रेम बहुत आसान हुआ है, आज पहरे खत्म हो गए हैं, आज तकनीक का सहारा है, आप मैसेज पर रात रात भर चैट कर सकते हैं प्रेम करते हुए। लेकिन हमारे दौर में तो एक छोटे छोटे बच्चे खोजे जाते थे जो चिट्ठियां इधर से उधर पहुंचा दे, क्लास का इंतजार होता था कि किताब में नोट्स में डाल के कॉपी में पहुंचा दे, भाई लोग बहनों का इस्तेमाल करते थे उनकी सहेलियों से प्यार करते हुए, अपनी बहनों को डाकिया बनाते थे, पोस्टमैन बन के बहनें इधर से उधर करती थी, छुप छुप के जो एक इशारे होते थे कि एक बार मैंने पुराने प्रेम पे एक बार स्टोरी की थी, तो उसमें कुछ मैंने रिसर्च किया अपने दौर के, तो लोगों ने बताया कि एक थे सज्जन, वो सुबह 4 बजे उठ के उनकी थोड़ी दूर पे उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी, तो वो ऐसे सुबह में खड़े होते थे और इस तरह से जैसे उनके हाथ में लालटेन हो और ऐसे 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 दिखाते थे, तो उधर से फिर वो अंधेरे में ऐसे तो 2 बार इधर से दिखाया, 4 बार उधर से दिखाया, तो एक कोड वर्ड होता था कि अच्छा अब हम मिल सकते हैं, आसपास पहरे नहीं है। अगर 1 बार दिखाया मतलब खतरा है, 4 बार दिखाया तो उसका वो लोग एक कोड वर्ड बना लेते थे। तो उस समय प्रेमियों के कोड वर्ड हुआ करते थे कि पहले से तय होता था कि नदी किनारे मिलना है, आम के गाछी में मिलना है, बगीचे में कहाँ मिलना है। अब वो चीज, लेकिन वो खास किस्म का रोमांच था, एक खास किस्म की बेचैनी, तड़प और तरस थी, जो अब के आज के समय में सब कुछ सुलभ है। आप डोमिनोज में, पिज्जा हट में, आप मेले में, ठेले में, दिल्ली हाट में कहीं भी जाके मिल सकते हैं, बुद्धा गार्डन में घंटों घंटों बैठ सकते हैं, आप पार्कों में बैठ सकते हैं, आप मिल सकते हैं, कॉलेजेस में, मतलब आप घर जा सकते हैं, घर पे भी कोई रोक टोक नहीं है, फैमिलीज खुल गई हैं, परिवारों में एक स्वीकृति बढ़ी है और आसानी से फ्रेंडशिप लड़के लड़कियों में हो रही है और प्रेम भी पनप रहे हैं और एक्सेप्टेबल भी है फैमिली में। अब वो दिक्कतें नहीं है। इसी वजह से वो जो नूडल्स वाली बात आप कह रही हैं, वो इसी वजह से है कि स्थायित्व तो नहीं है। मैंने तो मैं कई ऐसे युवाओं को जानती हूँ जो मेरे बहुत करीब है, उनका फटाफट ब्रेक होता है, फटाफट ब्रेकअप होता है और सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो ब्रेकअप पार्टी होती है, ब्रेकअप पार्टीज हो रही हैं और फटाफट पार्टनर मिल भी जाते हैं। तब ऑप्शन बहुत है, हम लोग के समय में ऑप्शन बहुत कम था और आज ऑप्शन बहुत है, तो इसलिए ऑप्शन बहुत होने पे विकल्प, प्रेम नहीं विकल्प है। हाँ, प्रेम कम, विकल्प ज्यादा है और बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के अब प्रेम भी हो रहे हैं, क्योंकि अब वो नहीं, इसमें एक अच्छी बात ये है कि वो लोग लंबा सोचते हैं। हमारे समय में शादी तक तो बात सोच जाती ही नहीं थी, हम लोग के टाइम में सब प्रेम करते थे, ये सोच ही नहीं पाते थे कि शादी भी होगी। लेकिन आज के बच्चे जब प्रेम करते हैं तो ये मान कर चलते हैं कि उन्हें लंबा चलना है, कमिटमेंट है, जिंदगी बितानी है साथ में, वो लंबा साथ चलने का ख्वाब देखते हैं। हमारे समय में यही नहीं पता था कि प्रेम फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, तो शादी का ख्वाब देखना दूर की बात थी। तो ये सब कुछ फर्क आए हैं, अच्छा है, जीवन थोड़ा, प्रेम थोड़ा आसान हुआ है। हम लोग के समय जैसी दिक्कतें नहीं थी कि रोज लात जूते प्रेमी खाते थे, ढेला में बांध के चिट्ठी फेंकी, लड़की के ऊपर पड़ गया, दादा के ऊपर, तो दादाजी ने अगले दिन सारा पूरा खानदान मिलके लड़के को ठोक रहा है। तो प्रेमी बड़े पिटते थे, अब आजकल प्रेमी पिटते नहीं है, ये अच्छी बात हो गई है। लड़की ही थप्पड़ मारे तो मारे, फैमिलीज नहीं पीटती हैं कस्बों में और शहरों में। गांव की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन अब प्रेमी पिटाई नहीं खाते। हमारे दौर में प्रेमी बहुत पिटाई खाते थे, बहुत खदेड़े जाते थे। तो अच्छा है कि प्रेम आसान हुआ है, प्रेम की राह आसान हुई है आज। प्रेम से ही बात आती है देश प्रेम की। तो अभी आप देख रहे हैं कि देश प्रेम के बड़े खतरे हैं। देश प्रेमियों के लिए एक टैग भी है जो आप बहुत बेहतर तरह से जानती हैं कि बिल्कुल 2 छोर में जैसे बट गई है दुनिया, इधर या उधर। तो आपकी मीनाक्षी यहाँ देश से प्रेम करती है, देश के प्रधान के लिए अपनी जान देती है। तो इस बात पर क्या आपको आलोचना झेलनी पड़ी या प्रश्न झेलने पड़े? ये यहाँ पर यही बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर सिर्फ देश से प्रेम होता उसको, तो वो जान नहीं देती, क्योंकि उसने देश को तो मुक्त करा ही लिया था। उसने बल्लाल सेन से जो शर्त रखी थी कि जो स्थानिक मांडलिक होगा उसका अपना आदमी होगा, वो जिसको चाहेगी, सौमित्र मिश्र जैसा गद्दार नहीं होगा और राज्य उनको राजा को वापस करना पड़ेगा।
तो मीनाक्षी तो देश आजाद कर चुकी थी, वो उसने देश प्रेम के लिए जान दी ही नहीं। मेरी इस कहानी को देश प्रेम, इस कहानी में देश प्रेम उतना नहीं है जितना दो चीजें बहुत प्रमुखता से उसको पकड़ने की जरूरत है। एक चीज ये है कि वो वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ थी और जिसको वो जानती थी कि वो लागू कर, वो उसका प्रवर्तक है, वो लागू करना चाहता है। दूसरा कि वो अपनी अस्मिता से, अपनी कला से बहुत प्यार करती थी। तीसरी बात कि वो जानती थी कि मिथिला में एक मैं अभी सरिसब पाही होकर आई हूँ, जहाँ मीनाक्षी का गांव है, वो पूरा इलाका पांडुलिपियों के लिए जाना जाता था उस जमाने में। और कहते हैं कि लोग, स्टूडेंट वहां पे रात भर में पांडुलिपि की दूसरी कॉपी कर देते थे। छपाई तो होती नहीं थी, तो पांडुलिपियों पे एक ग्रंथ के कई पांडुलिपि होती थी। तो स्टूडेंट, छात्र जो थे, वो बैठ के रात भर में मोटे मोटे ग्रंथ की पांडुलिपि की कॉपी करते थे। तो वहां इस तरह से पांडुलिपियां बहुत, उस दौर में बहुत पांडुलिपियां, बहुत विद्वान आते थे पढ़ाई के लिए। वो एजुकेशन का गढ़ था मिथिलांचल का जो पूरा इलाका था। तो वो सब उस माहौल में वो बड़ी हुई, पंडितों के, विद्वानों के बीच में, पंडितों नहीं कहेंगे, विद्वानों के बीच में वो बड़ी हुई। तो उसने लोगों को लिखते पढ़ते देखा और वहां का माहौल देखा कि पढ़ने का माहौल है, लिखने का। तो वो उस पूरे देश से पांडुलिपियां अगर लूट कर ले जाएगा तो मिथिला के पास बचता क्या? उसकी जब पहचान ही छिन जाती, जो उसकी खासियत थी वही छिन जाती, तो उसके पास क्या बचता? तो उसने देश बचाने के लिए जान नहीं दी, उसने पांडुलिपियां ज्ञान बचाने के लिए जान। इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने इसलिए इस पर फोकस किया कि एक स्त्री ने, मैं जानती थी कि देश प्रेम का जो अभी सुगुफा चला हुआ है, जो राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम दोनों अलग अलग चीज है। हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, लेकिन राष्ट्र की भक्ति नहीं करते। हम किसी से प्रेम कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते। तो ये जो फर्क है, ये राष्ट्र भक्ति नहीं थी, ये उसकी अपनी किताबों के प्रति और दूसरा अपनी कला के प्रति। और एक बात वो ये भी जानती थी एक स्त्री होने के नाते कि वो एक शत्रु राष्ट्र में जाके शायद वो सम्मान नहीं पा सकेगी जिसकी वो हकदार थी। और एक उसके भीतर ये बोध था, नट समुदाय के होने का एक बोध था। और वो जानती थी कि जो राजा वर्ग भेद में और वर्णवादी व्यवस्था का पोषक है, प्रवर्तक है, वो एक नट समुदाय की स्त्री को साम्राज्ञी बिल्कुल नहीं बनाएगा कभी, और उसके समाज के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब सारी चीजें उसके माइंड में थी। देखिए, कई सारे कारण इकट्ठा होते हैं तब आदमी एक बड़ा फैसला लेता है। तो उस कई चीजें उसके दिमाग में थी, इसलिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। चूंकि वो प्यार कर चुकी थी तो, और उसने वहां पहुंचने का वादा किया था, इसलिए वो वहां पहुंची। और वहां पहुंचकर जब वो जो होता है, वो एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश करती है कि वो प्रेम में जान तो दे सकती है, अपने देश की किताब ज्ञान नहीं दे सकती। जान और ज्ञान के बीच का अंत है ये, कि प्रेम में वो जान तो दे सकती है, ज्ञान नहीं दे सकती। तो ये एक मैसेज है स्त्री की तरफ से। यह कथा इसलिए भी अनूठी है कि ये कथा इसलिए भी अनूठी है कि पहली बार ऐसा एक किरदार नजर आ रहा है हिंदी साहित्य में जो पुस्तकें बचाने के लिए, पांडुलिपियां बचाने के लिए, प्रेम बचाने के लिए नहीं, या अपना कोई रिश्ता बचाने के लिए नहीं समर्पण कर रहा है, किताबें बचाने के लिए। और इसमें इतना संभावना है इस कहानी में, इस उपन्यास में, कि मैं इसे एक चलचित्र की तरह भी देखती हूँ कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं जैसे द रीडर है, या कई ऐसी हॉलीवुड की फिल्में हैं जहां पर ऐसे दिखाते हैं कि लड़की पढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा रही है, तो वो अंश यहाँ पर उस तरह का प्रभाव इस नायिका में नजर आता है। मुझे छोटे छोटे कमेंट्स दिख रहे हैं, तो भी मुझे उषा किरण खान जी का कमेंट दिखा, अम्मा जी का, वो आ गई हैं, मैं आ गई हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उनको यहाँ नमस्कार, बाकी सभी दर्शकों का भी, सुषमा का कमेंट दिखा था, राजवती जी का भी, आप सबको नमस्कार। अभी हम आपके सवाल भी आमंत्रित करेंगे, अगर रचयिता चाहे तो वो सवाल यहाँ फ्लैश भी हो पाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंसेप्शन जैसे कहते हैं ना, आइडिएशन के फॉर्म से ये किस तरह से मीनाक्षी की यात्रा, क्योंकि कभी इस तरह से डिटेल में इस पर आपसे बात नहीं हुई, और शायद पाठकों को भी अच्छा लगेगा जानना कि किस तरह से ये किताब आई, अंकुर फूटा विचार का। और देखो, एक वो कृति सच
सचमुच बहुत महान होती है जो दूसरी कृति को जन्म देती है। जैसे कि स्त्री भी एक कृति है ईश्वर की, वो सृजन करती है, दूसरा वो संततियां देती है। तो सृजनहार एक उपन्यास है उषा किरण खान जी का, वो बहुत बहुत मोटा उपन्यास है, विद्यापति पे केंद्रित है। और उसमें एक चैप्टर है जिसमें लोक गायक होते हैं, वो मीनाक्षी के पराक्रम के किस्से, उसकी सुंदरता के, उसकी कला के, उसकी वीरता के, उसकी कुर्बानी के, उसके त्याग की कथा गाते हैं। और ये सारी, वहां से जब मुझे ये आइडिया आया वहां से, और मुझे लगा कि इतनी महान स्त्री जिसको सदियों ने संभाल कर जिसकी स्मृति को रखा है, आज भी आप उस गांव में चले जाए, अमरावती प्राचीन नाम है उस गांव का, आज भी उस गांव के लोग उसको याद करते हैं। उसकी जगह का नाम मन की डी है, उसकी जगह को बचा के रखा है। वो साहित्यिक पात्र नहीं है, वो ऐतिहासिक पात्र है। इससे पुष्ट होता है कि उसके गांव वाले आज भी उसको उसी उतने अच्छे से याद करते हैं। मैं तो यात्रा से लौटी हूँ, तो गांव वालों से बात की भी, तो मैंने बहुत कुछ शेयर नहीं किया, मेरे पास तो बहुत कुछ है जो मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगी कि जब मैं वहां पहुंची तो अमल कुमार झा जी हैं, वहां के विद्वान हैं, उन्होंने मुझे एक लेख दिया वीरेश्वर मिश्रा जी का, जिसमें एक वो अफसोस प्रकट करते हैं कि अगर मीनाक्षी को, हमारी मीनाक्षी को, सब हम मीनाक्षी को बहुत मानते हैं, कि हमारी मीनाक्षी को कोई रामवृक्ष बेनीपुरी मिले होते, कोई आचार्य चतुर्सेन शास्त्री मिले होते, तो अम्बपाली की तरह वो इंटरनेशनल ख्याति की नायिका होती। ये अफसोस उनके लेख में है। तो ये तो मैंने बाद में पढ़ा, तो मैंने बाद में उन्हें आश्वासन दिया कि बेनीपुरी जी तो अब है नहीं, शास्त्री जी हैं नहीं, तो अब गीता श्री है, और मैं भी उसी कुल से हूँ, लेखक कुल से हूँ, लिच्छवी कुल से हूँ, बेनीपुरी जी के ही आसपास हूँ। तो अब उन लोगों ने जो अधूरा काम छोड़ा, हर लेखक यही करता है, जो उसके जो हमारे जो पुरखे होते हैं, वो अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ते हैं, कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस काम को आगे बढ़ाए। तो जो बेनीपुरी जी ने नहीं किया, जो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने नहीं किया, वो गीता श्री ने किया, तो वो मैंने किया। और इसीलिए मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ कि मीनाक्षी एक ऐतिहासिक पात्र है, जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ, जिसे इतिहास ने नहीं, लोक ने बचा के रखा। किसी को यकीन न हो तो उसके गांव जाके आज भी उसके लोग से बात कर सकता है। लेकिन ये बातें मुझे बहुत बाद में पता चली। मेरे लिए तो सृजनहार ही वो कथा सूत्र रहा। और फिर उषा किरण खान दी, मतलब हर कदम पर, क्योंकि मैं उतना इतिहास से जुड़ी नहीं है, मैं इतिहास की छात्र नहीं रही हूँ, तो इतिहास को मुझे फिर से नए सिरे से इतिहास को पढ़ना पड़ा। और मीनाक्षी के बारे में कोई जानकारी कहीं नहीं मिली, तो बहुत सारी जानकारी सृजनहार में है उसके बारे में, और बहुत सारी चीजें उसी सूत्र के आधार पर मैंने फिर मीनाक्षी का किरदार गढ़ा। मुझे आसानी हुई, सृजनहार में जो मीनाक्षी का वर्णन है उससे मुझे बहुत आसानी हुई, बल्कि मैं कहूँ कि मुझे बहुत आसानी से मीनाक्षी मिल गई, और बहुत आसानी से मीनाक्षी को गीता श्री मिल गई, और वो सब उषा किरण खान की उस किताब सृजनहार की वजह से हुआ। तो मैं बहुत चमत्कृत रहती हूँ कि एक कृति से दूसरी कृति जन्म लेती है, और आप उससे जन्म लेते हुए यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि सृजनहार से राजनटनी जन्म लेती है। बहुत सुंदर बात कि गीताश्री को मीनाक्षी मिल गई, मीनाक्षी को गीताश्री। अभी इसी संबंध में एक और सवाल मेरे मन में आया है। हमारे साथ प्रियदर्शी ठाकुर जी भी हैं, जो मीनाक्षी के गांव के बारे में आपसे और जानना चाहते हैं, और हम भी जानना चाहते हैं कि आप वहां गईं तो कैसा रहा, किस तरह का आपको महसूस हुआ कि आपने जिस पात्र को रचा है वो वहां कभी उस मिट्टी पे कभी जीती थी, तो उसके थोड़े से अनुभव आप हमसे साझा करें। प्रियदर्शी जी और रश्मि, मैंने, जब मैं मीनाक्षी की जो जमीन है जहां पर मैं खड़ी थी, मेरी बड़ी आकांक्षा थी, और मुझे लगता था कि पता नहीं बीच में कुछ गड़बड़ ना हो, मैं वहां अगर नहीं पहुंची तो मेरा दिल टूट जाता। तो मैंने प्लान बनाया कि छठ के आसपास बिहार जाऊंगी, चाहे कोरोना हो, चाहे कुछ भी हो, मैं जाऊंगी और मीनाक्षी के गांव जाऊंगी। और संयोग से मीनाक्षी के गांव के मेरे कई अच्छे मित्र निकले, मैंने प्लान किया, मैं वहां पहुंची।
मैंने उस दिन का लाइव किया, वीडियो मौजूद है आधे घंटे का मेरे वॉल पे। प्रियदर्शी जी आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैं और भी मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं। कल भी मैंने एक बुजुर्ग सज्जन ने उस गांव के, जब मैं मीनाक्षी के उस एरिया में खड़ी होके जब लाइव कर रही थी मन की डी पे, तो एक बुजुर्ग सज्जन आके चुपचाप पीछे से देखते रहे, और जब मैं उनकी तरफ देखती तो मुझे इशारा करते थे। तो अच्छा, मेरे जो मित्र थे वो भी उनको नहीं पहचानते थे, पता नहीं कौन है ये बुजुर्ग आदमी, क्यों बुला रहे हैं। लेकिन मुझे उत्सुकता हुई कि वो मुझे सुन रहे हैं और बुला रहे हैं, मैं लाइव कर रही हूँ, मुझे इशारे कर रहे हैं। तो मैं खड़ी थी और पीछे अमरावती नदी और वो पूरा जंगल, वहां ढेर सारे बनफूल। तो मैंने तो देखा नहीं था वो भूगोल, लेकिन मैंने अपनी कहानी में उस बनफूल का जिक्र किया, जो बाद में मेरे मित्र ने फोटो खींच के भेजा। कुछ संयोग ऐसे हुए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने इतनी जागृत जमीन देखी वो मन की डी, ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बंजारों का काफिला चला आ रहा है और वो नाच रही है और वो नदी में कूद रही है, छपाक छपाक बैठी है। मतलब मुझे वो लोग हैरानी से देख रहे थे कि इसको क्या हो गया, तो पागल सी हो गई है यहाँ पे आके। और ऐसा लग रहा था कि मैं मीनाक्षी से साक्षात मिल रही हूँ, कि पहले मैंने उसे लिखा, पहले मैंने उसे रचा, फिर मैं उससे मिली, ऐसा। तो जब वो बुजुर्ग सज्जन इशारे कर रहे थे, जब मेरा लाइव खत्म हुआ तो मैं सब लोगों ने कहा आप चलते हैं, मैंने कहा नहीं ये बुला रहे हैं, जरा एक बार इनसे बात कर लेती हूँ। तो वो मुझे अपने साथ, हमारे साथ चाय पी कर जाइए। तो मैंने कहा कि क्यों बुला रहे हैं आप? तो बोले हम मीनाक्षी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपको सुने मीनाक्षी के बारे में आप बोल रही थी। फिर उन्होंने कहा वीडियो बनाइए हम बोलते हैं। फिर उन्होंने मीनाक्षी के बारे में बताया कि हमारे गाँव की गौरव थी, हम लोग उसको, वो बहुत फेमस नहीं हो पाई। मतलब ये दुख कहीं था उनको कि वो बहुत फेमस नहीं हो पाई, क्योंकि जो भाषा, मैथिली भाषा का एक अपना एक रेंज है। मनमोहन झा जी ने जब लिखी, उसी गांव के थे, जब उन्होंने लिखी होगी तो उन्होंने मैथिली भाषा में लिखी, तो बहुत दूर तक उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया होगा। फिर सृजनहार में आया, फिर मैंने लिखा, तो मैंने हिंदी में लिखा, तो जाहिर है हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो वो बहुत खुश थे कि कोई किसी लेखिका ने हिंदी में लिखा, अब मीनाक्षी की चर्चा दूर दूर होगी, और वो यहाँ आके लाइव कर रही है, प्रचार कर रही। वो इतने खुश हुए कि उनके गांव की मीनाक्षी के बारे में किताब लिखी गई है, और सब लोगों ने कहा कि यहाँ पे खूब सारी कॉपी भिजवा दीजिए, हम लोग खरीदेंगे, हम लोग सब पढ़ेंगे। और मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस दिन मैं गई उसके 2 दिन के अंदर वहां बहुत सारे लोग राजनटनी मंगा चुके थे, और पढ़ पढ़ के लोग मुझे, बल्कि स्त्रियां मुझे मैसेज कर रही हैं, मेल कर रही हैं, मुझसे बातें कर रही हैं कि आपने हमारी मीनाक्षी पर लिखा, आपको धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा लिखा, आपने हमारी मीनाक्षी को खड़ा कर दिया। तो एक गुमशुदा नायिका की तलाश मैंने की। मुझे तब पता नहीं था कि मुझे मीनाक्षी के गांव वाले भी इतना प्यार देंगे, इतना मान देंगे। मैं तो डरी हुई थी कि पता नहीं वो नाराज न हो कि उनकी नायिका है और उस पर लिखने का हक गीता श्री को किसने दिया। शुरू में जो कुछ लोगों ने थोड़ा विवाद करने की कोशिश की, फेसबुक पर ही दिखी थी, पर वो मुझे लगता है वो अलग दुनिया है, और आप जहाँ गई थी वो अलग दुनिया है। हाँ, तो वो कुछ लोगों को लगा कि ये गीताश्री कैसे लिख सकती है। तो भाई अम्बपाली, वैशाली तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कभी नहीं गए थे, उन्होंने अम्बपाली लिख दी। गुजरात के एक लेखक हैं, उन्होंने, वो वैशाली कभी नहीं गए, उन्होंने वैशाली पे वो अम्बपाली पे उपन्यास लिखा। ठाकुर जी जिन्होंने सवाल पूछा है वो भी बिहार के ही हैं, उन्होंने रूपमती लिख दी। तो ये तो वो जरूरी नहीं है ना कि आप नहीं यात्रा करें, अच्छी बात है, आप जाइए, भूगोल देखिए, उस शहर का भूगोल देखिए। जैसे मैं अभी भूगोल देख कर आई हूँ बहुत सारा, बिहार से जो खोइछा में बांधने की बात आप कर रही थी, तो वो खोइछा में बांध नहीं गई थी, बहुत सारी चीजें भूगोल। लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया कि कुछ लोग सर्च को रिसर्च कर देते हैं, तो मैं क्या कहूँ कि सर्च या रिसर्च, सर्च में री लगा दीजिए तो रिसर्च हो जाता है। तो मैं वो भूगोल ही देखने गई थी। मेरी आदत है कि मैं, पहली बार ऐसा हुआ कि मीनाक्षी का गांव देखे बिना मैंने मीनाक्षी का गांव लिखा, और सब कुछ वैसा ही मिला। वो लोग भी मुझे कह रहे थे, गांव वाले, कि देखिए आप जिन्हें जैसा लिखा वैसा मिल गया ना, ये देखिए पीछे नदी, यही मीनाक्षी नहाती थी, ये यहाँ मीनाक्षी का घर था, ये देखिए मीनाक्षी का। तो वो लोग, आपने वैसा ही पाया जैसा आपने लिखा था? मैंने कहा मैंने तो कल्पना से लिखा था और सब कुछ मिला मुझे। ये सच बात है कि मैंने कल्पना से लिखा कि मीनाक्षी जहाँ थी वहां पीछे नदी थी, और मैं जब कहा जहाँ मन की डी के ठीक पीछे अमरावती नदी है, तो मैं एकदम एक्साइटेड हो गई कि अरे ये तो सचमुच नदी निकल आई पीछे, और फिर वो घना जंगल उसके पीछे। तो मैंने तो सब अपनी कल्पना से लिखा था, अब मुझे सब कुछ मिला वहां पे, जो मैंने लिखा वो मिला।
तो मैं बहुत एक्साइटेड। लेकिन मुझे जिस तरह से वहां गांव में गई और लोगों ने मुझे पूरा गांव विजिट कराया, घुमाया, विद्वानों का गांव है, प्रकांड विद्वान, अयाची मिश्र, शंकर मिश्र जैसे लोग हुए वहां के, चमेनिया पोखर है, वो अद्भुत जागृत भूमि है वो। और वहां के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे मीनाक्षी पर लिखने के लिए इतना मान दिया कि मैं जैसे कहते ना भारी भारी लौटी हूँ। तो खोइछा मैं कोई एक जगह से लेकर नहीं आई हूँ, मीनाक्षी के गांव से भी लेकर आई हूँ, उसकी मिट्टी उठा कर लाई हूँ, वहां की मीनाक्षी की मन की डीह की मिट्टी उठा के लाई हूँ, और अपने गांव से और खोइछा तो लाई ही हूँ, लेकिन मन की डीह की मिट्टी भी उठा के लाई हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं एक्साइटेड बहुत जल्दी हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ कि मीनाक्षी दी। तो वहां जाके मैंने लाइव किया था, जो वीडियो है आप चाहे तो देख सकते हैं हमारे वॉल पे। जी, मैंने कुछ वीडियोस देखे भी थे आपके, और सच में ये कितनी अद्भुत बात है कि एक लेखक बिल्कुल रॉ में, कुछ भी उसके पास कुछ कच्ची सामग्री है, उससे उठाकर एक पूरी आकृति गढ़ता है, एक परिवेश गढ़ता है, और एक दिन उसमें साक्षात्कार करता है उस परिवेश का, तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो उत्साह में, उल्लास में नाचने का दिल करेगा। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। और आपने जब आप वहां से लाइव कर रही थी तो हमें भी वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था, वो मिट्टी, वो परिवेश, कि कभी यहाँ किसी सदी में मीनाक्षी घूमती होगी या उसने यहाँ जान दी थी। मुझे याद है, मैं पाठकों से एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि गीता जी की जो ये किताब की रचना है, इसमें कई स्तर पर मैं भी शामिल रही थी, क्योंकि कुछ भी होता है, हम कुछ रचते हैं तो हम एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो कलकत्ता में भी इन्होंने रिसर्च किया था, तो वहां भी हम साथ थे। तो सुबह सवेरे उठ के, हमारा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था, सो भी रहे थे, ये घूम के आ गई थी, फिर लाइब्रेरी निकल गई थी, तो इनका ही हमने देखा था। एक दिन दोपहर में, ये कोरोना काल के ही बीच की बात है, मैं उनिंदी सी थी और काफी उस समय सारा लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था। फोन आया, मैंने फोन उठाया, उधर से रोने की आवाज, और सुबुक के, वो भी नहीं कि कोई धीरे। मैं डर गई, मतलब उस समय ऐसा माहौल था कि छोटी छोटी बात पे बहुत डर लगता था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या हुआ दीदी, हुआ क्या? मतलब मैं बिल्कुल यही प्रतिक्रिया थी मेरी, क्योंकि मेरे दिमाग में कई तरह की आशंकाएं और कई तरह के भय अचानक आ गए। वो मर गई। मैं कहा कौन मर गई? वो मीनाक्षी मर गई। सच बताओ, मुझे राहत आई कि ये कोई पात्र मरा है, और वो इतनी ज्यादा, मतलब वो रोई, मैंने इनको इतना चुप कराया कि दीदी मरना था ना, वो उसका कहानी थी और आप तो खुश हो जाइए, एक उपन्यास खत्म हुआ है। लेकिन ये इतनी ज्यादा उस किरदार में प्रवेश कर चुकी थी कि आप समझिए कि किसी के मरने से पहली बार मुझे राहत आई। फिर बाद में इन्होंने मुझे कहा, अरे मैं इतना रोई, तुमने मुझे पलट के, मैंने कहा मुझे राहत आई कि आप मर गई कह रहे हैं, मेरा दिमाग खराब कि क्या हो गया है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक पात्र, उषा जी ने आपको जिसका सूत्र थमाया, उसको गढ़ते हुए आप उसको कितना जी पाई? आपने जिया तो था ही, क्योंकि उसके मरने पर आप रोई, तो उसमें आपने कैसे उसके निर्माण की प्रक्रिया आप हमें बताइए, और उसमें आपने अपने आप को कितना जिया, कितना डाला, कितना बचाया? थोड़ा बचाया, ज्यादा डाला। मेरा पूरा जो बचपन है, बचपन की शरारतें हैं, और मेले ठेले के प्रति जो प्रेम है, और जो फूलों से मेरी मोहब्बत है, नदियों से, प्रकृति से, गांव से, और एक अमराइयों से, और सखियों सहेलियों से, और अपने गांव से, तो वो जो सारी चीजें, वो मोहब्बत, और कला से। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, लेकिन कला से मुझे बहुत मोहब्बत है। कोई भी कला हो, शायद मुझे कई बार लगता है कि मैं लेखक नहीं होती तो नर्तकी होती, नर्तकी नहीं होती तो गायिका होती, मैं कुछ ना कुछ तो कलाकार होती। जो मैं मतलब लेखन में आ गई तो लेखन का सौभाग्य दुर्भाग्य जो भी कहिए, लेकिन मैं कलाकार ही होती। मूलतः मैं कलाकार स्वभाव की हूँ और कला में ही होती। संगीत से आज भी मुझे उसी तरह से, तो मैं जितना पात्र रचने की कोशिश करती हूँ उसको कला प्रेमी बना देती हूँ, चाहे हसीनाबाद में हो या राजनटनी में हो या अम्बपाली हो आगे आने वाली, तो मैं किसी न किसी में सब में उसको कला से जोड़ देती हूँ। शायद मेरे भीतर का जो वो कला प्रेमी है, इसीलिए मीनाक्षी भी जिद्दी लड़की होती है जो अपनी कला नहीं छोड़ पाती है। चाहती तो वो राज नर्तकी बन के रह सकती थी और वो छोड़ देती नट कला, लेकिन मेरे भीतर की जिद थी कि मैंने मीनाक्षी को नहीं छोड़ने दिया। ये कोई सत्य कथा
ये कथा मुझे कहीं नहीं मिली कि मीनाक्षी के बारे में डिटेल कहीं मुझे नहीं मिला कि उसने क्या किया और छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बल्कि उसके बारे में ये है कि वो मतलब जो मूल कथा लिखी होगी उसमें था कि वेश्या थी और राजनर्तकी बनी और वो दरबार में नाचती थी, लेकिन ये गीता श्री की मीनाक्षी थी और आज के समय में बैठकर लिख रही थी, इसलिए मुझे नैरेटिव चेंज करना था। तो मैंने नैरेटिव चेंज किया अपने हिसाब से कि मूल कथानक तो वही रहने दिया, लेकिन मैंने मीनाक्षी को बदल दिया और मुझे सचेतन आज की स्त्री, कला से प्यार करने वाली और अपनी जिद्दी एकदम स्टबर्न जो स्त्री होती है, जो अपनी पहचान के लिए अड़ जाती है, जो समझौते नहीं करती है, जो अपने कला का महत्व जानती है और जो अपने स्त्री होने को सेलिब्रेट करती है, अपनी कला को सेलिब्रेट करती है, तो ऐसी स्त्री एक खड़ा करना था। तो मैंने लेखक अपने को देता ही है, बचाया मैंने थोड़ा बहुत है, इसलिए बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैं बल्लाल के साथ अगर उसको ज्यादा इन्वॉल्व करती तो फिर हम मैं दिखाई देने लगती, क्योंकि जीवन में हम कुछ ज्यादा ही माफ करते हैं लोगों को। तो यहाँ मैंने बचा लिया कि वो माफ नहीं करती है। मैं होती, शायद जीवन ऐसा होता तो मैं शायद 4 बार मिलती, 5 बार मिलती, पता नहीं, मैं किताबें बचा लेती, खुद पहुंच जाती, क्या करती, मुझे तब करती जो करती। लेकिन ये मीनाक्षी के फैसले में सिर्फ मीनाक्षी का फैसला था, मेरा नहीं था। वहां पे मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और मैंने कहानी को उसी तरह बढ़ने दिया था जिस तरह से मीनाक्षी चाहती थी और जैसा मीनाक्षी को करना चाहिए था। कई सारे सवाल आपकी इन बातों से मेरे दिमाग में आ रहे हैं। आपने लिखा भी है, जैसे आपने कहा कि बचपन की जो उसकी अटखेलियां हैं, उसकी शरारतें हैं, उसमें गीताश्री है, वो पेड़ पे चढ़ जाती है और उसे मछली बनना है जो पेड़ पे चढ़ती है, और उसके जो माहवारी का जो, हाँ, कवई मछली बनना चाहती हूँ क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ती है, बिल्कुल मतलब विद्रोहिणी है वो, और वो जो कि गीताश्री भी है। और माहवारी का बहुत सुंदर प्रसंग वो पूरा आपने उसमें बुना है, मिथिला की परंपरा को समझते हुए। उस समय एक सूत्र है इसमें जो आजकल, आज जो बात बहुत चर्चा में भी आ गई है और फिर से मातृत्व के बोझ को और जो लादा जा रहा है कि उसमें वो कहती है कि तुम माँ बनने की, अब तुम औरत हो गई हो, तुम माँ बन सकती हो। ये तो वहां मीनाक्षी का एक इस तरह का संवाद है कि वो कहती है कि उसे औरत नहीं बनना, वो माँ नहीं बनना है, मुझे कला को जन्म देना है, मैं कला की सेवा करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर एक तरह से जो नया स्त्रीवाद है वो भी कुछ इसी तरह का कहता है कि वो माँ बनने की जो विकल्प है वो अपने हाथ में रखना चाहता है और उसे एक महान माँ के खांचे में खुद को फिट करके देखने की कोई मंशा नहीं है। तो ये किस तरह से आपने, और आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ये सही पॉइंट पकड़ा। इस पॉइंट पे अभी तक किसी ने मुझसे बात नहीं की। मैं कह रही हूँ ना, राजनटनी को इसी तरह से पढ़े जाने की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने ऊपर ले लिया, उसमें ऊपर लोग बातें करते हैं, इतना उसमें इतनी चीजें मैंने डाली और मैंने कहा ना, बहुत होशो हवास में लिखा है, बहुत सोच समझ कर लिखा है, क्योंकि मैं 12वीं शताब्दी की लेखिका नहीं हूँ, मैं 21वीं शताब्दी की लेखिका हूँ, और जो एक नई तरह की नायिका समाज को दे रही है तो बहुत सोच समझ के देगी ना। तो इसलिए मैंने उन सारे प्रश्नों को डील किया है, उन सवालों को डील किया है जो जिससे स्त्री जूझती है, जिससे स्त्री का सामना होता है, जो सीधे स्त्री को प्रभावित करते हैं, उसकी जिंदगी को। ये जो माँ वाला है, जो विवाह है, जो मातृत्व है, वो स्त्री पे दोनों थोपे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जानबूझकर उसके मुख से ये कहलवाया है कि देखो, इस समय की जो लड़कियां हैं, जो स्त्रियां हैं, हम लोग करियरिस्ट हैं, करियर को प्राथमिकता देते हैं, और हमें इसका पता है कि आर्थिक सत्ता बहुत जरूरी सत्ता है, और शिक्षा, एजुकेशन और आर्थिक सत्ता दो सबसे बड़ी सत्ता है जो किसी भी स्त्री के पास होगा तो फिर वो बाकी सारी मुक्ति की बात उसके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में वो पैकेज के साथ आता है। अगर आप एजुकेट हैं और आप आर्थिक सत्ता है तो फिर आपको ज्यादा संघर्ष आपका ज्यादा नहीं है, फिर वो अलग किस्म का संघर्ष होता है। तो इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो स्त्री, उसके पास जो कला है, जैसे स्त्रियां बहुत सारी हैं अपनी करियर छोड़ देती हैं शादी के बाद, माँ बनने के बाद, बहुत सारी स्त्रियां, मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं जो 20-22 साल तक बच्चे पालती रही, अब वो फिर से एक्टिव हुई हैं, तो कोई कलाकार बन रही है, कोई संगीत, अभी एक मेरी फ्रेंड है वो चित्रकार बन गई, एक फ्रेंड मेरी वो मंचों पे गाने लगी। तो
20-20, 22-22 साल बाद स्त्रियों का अभ्युदय हुआ है। कहाँ थी इतने वर्षों तक? हमने तो आउटलुक में एक स्टोरी कराई थी कि 20 साल तक, 22 साल तक स्त्रियां कहाँ थी? तो सब बच्चे, परिवार सब देख रही थी। उसके बाद वहां से वो बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने को ढूंढा और उनके भीतर जो एक खासियत थी, जो खूबी थी, जो वो कर सकती थी, उस फील्ड में वो आगे बढ़ी और आज बहुत अच्छा कर रही हैं वो लोग। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि लड़कियां माँ बनने के बाद या शादी के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं, क्योंकि वो दोनों को बैलेंस नहीं हो पाता है उनसे, या तो सुपर वुमेन बनेंगी। तो इसमें ये मैंने दिखाया कि वो इतनी सचेतन है अपनी कला को लेके, इतनी आग्रही है, इतना प्यार करती है उससे कि वो इसके लिए तैयार नहीं है कि मातृत्व का बोझ उठा सके या वो वैवाहिक बंधन में बंध के अपनी कला को छोड़ दे। तो ये एक संकेत है, ये जो प्रसंग आपने अभी बताया, वो उपन्यास के भविष्य का संकेत है। ये सूत्र दिया है मैंने यहाँ पे, जब वो कहती है ये सूत्र है, इस सूत्र से कथानक को पकड़ा जा सकता है कि वो उसके लिए पैदा नहीं हुई है, वो एक मामूली सामान्य और साधारण स्त्री नहीं है, ये एक असाधारण स्त्री के बनने की प्रक्रिया है। और असाधारण स्त्रियां शुरू से ही इतनी सचेतन होती है कि वो अपने करियर, अपने काम, अपने पैशन को जीने की बातें करती हैं। तो ये मैंने बताया है कि बचपन से ही उसके भीतर ये अपनी कला को लेके पैशन था और वो जानती, इसीलिए वो उससे इनकार करती है कि, और बहुत सारी स्त्रियां इस समय आप देखेंगे कि मां नहीं बनना चाहती, वो अपने खुश हैं, वो इस फैसले से खुश हैं, वो अपने में कहा फैसले से खुश। सामाजिक संरचना में काफी तोड़फोड़ हो गई है, अपनी पहचान के साथ जी। आपका वीडियो बीच में डिस्टर्ब हुआ था, अब आप आवाज आ रही है आपको? वीडियो ये अभी लगता है नेट कुछ गड़बड़ है। हाँ अब ठीक है। हाँ 1 घंटे लगभग होने वाले हैं और मुझे थोड़े थोड़े सवाल बहुत छोटे अक्षरों में दिख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप में से कोई भी कुछ सवाल करना चाहें और मैं पढ़ सकूं तो कृपया जरूर पूछिएगा। उषा जी का भी कमेंट आ रहा है, काफी कमेंट आ रहे हैं प्रियदर्शी ठाकुर जी के काफी, लेकिन मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। मैंने भी यही किया था, छूट गया था बच्चों के चक्कर में, जबकि माँ भी मेरी दोनों तरफ। हाँ तो उषा अम्मा की पीढ़ी से, आपकी पीढ़ी से लेके मेरी पीढ़ी तक चुनौतियां बढ़ गई हैं मुझे लगता है, और दो तरफा मार चल रहा है। तो बिल्कुल, तो एक मैं सवाल आपसे पूछूंगी और उसके बाद मैं चाहूंगी कि दर्शक एक आध सवाल जरूर पूछें, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन ना रहे। हमने बार बार इस राजनीति के संदर्भ में ये बात की है और पहले भी बात की थी, और आपने यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है कि औरत नहीं बनना है, कलाकार बनना है। राजनीति जो है, मिथिला की जो ये स्त्री है, ये अपने अस्तित्व के लिए, अपनी कला के लिए खुद को समर्पित करना चाहती है और बस एक बंधी बंधाई स्त्री बनके नहीं रह जाना चाहती है। अब इसे मैं हिंदी साहित्य के बरक्स लाकर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने काफी दशकों देखा है हिंदी साहित्य को, अपनी अग्रजाओं के अनुभव भी सुने हैं और हमारे तक भी जो आई है, हमें जो मिल रही है आप लोगों से विरासत। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर स्त्री की क्या स्थिति है आज तक? मैं स्त्री ही बोलूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि लेखक कवि की भी कवयित्री है, लेखक की भी लेखिका है, और उसमें स्त्री कितनी बची है, और एक लेखक के तौर पर एक संवेदनशील रचनाकार, अच्छा शब्द है रचनाकार, जेंडर फ्री कितना बचा है? इतने सारे स्त्रीवाद, और और बहुत सारी आजकल जो लेखिकाएं हैं वो ये भी कहती हैं कि हम विमेनिज्म नहीं मानते, हम ह्यूमनिज्म मानते हैं, हम स्त्रीवाद को नहीं मानते। तो आपका इस मामले में क्या है? 2 सवाल है यहाँ पे, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? क्योंकि आप फ्लैग बेयरर हैं फेमिनिज्म की, आप खुद को फेमिनिस्ट कहती हैं, और दूसरे की हिंदी साहित्य में लेखिकाओं की क्या स्थिति है? कितनी कलाकार, कितनी लेखिका वो मानी जाती हैं? पता नहीं, वो बहुत सारी लेखिकाएं हैं जो अपने आप को स्त्रीवादी नहीं मानती हैं, और वो नहीं उनको जबरदस्ती पंडित ने तो कहा नहीं है, किसी ब्राह्मण ने तो कहा नहीं है कि आप अपने आप को स्त्रीवादी मानिए। आपको जो मानना हो मानिए और दुनिया को जो मानना हो आपको मानेगी।
आपका मूल्यांकन जब होगा तब देखते हैं कि कौन आपके क्या टैग लगाता है आपको। तो मूल्यांकन जब वक्त तय करेगा तो पता चलेगा कि आप क्या थी और आपने क्या खुद को माना। हमारे मानने न मानने से 50 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या मानते थे। आज कौन बात करता है कि महादेवी अपने को क्या मानती थी या मीरा अपने को क्या मानती थी। मीरा प्रेम कवियत्री थी, उनको जबरदस्ती भक्त कवियत्री कह दिया गया। तो अब क्या करेंगे आप। वक्त ने मीरा तो बहुत बड़ी फेमिनिस्ट थी, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट, मीरा और महादेवी दोनों। तो फेमिनिस्ट तो मीरा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन फेमिनिस्ट मानी गई, प्रवर्तक मानी गई। उन्होंने कभी नहीं कहा। तो ये सब कहने की बात नहीं होती है कि मैं ये हूँ वो हूँ। मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं बहुत लेट से आई। मुझे भी 10 साल हुए हैं इस साल, 10 साल हुए हैं। 2009 में पहली कहानी लिखी, उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर 2013 से मैं एक्टिव हुई हूँ। तो मेरा तो बहुत कम साल हुए हैं साहित्य में। तो मुझे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि मैं जब मीडिया में थी तो भी मैं विमेन इश्यूज पे लिखा करती थी, तब भी मैं वहां भी फेमिनिस्ट जर्नलिस्ट कहलाती थी। तो मेरे भीतर वो बोध साहित्य में आने से पहले से था कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। उसके बाद सिमोन उमोन को कोई मैं साहित्य में आके नहीं पढ़ी हूँ। मैं 90s जब किताब अनुवाद होकर नई नई आई थी तभी सिमोन को मैं पढ़ चुकी थी, साहित्य में आने से बहुत पहले। और जितना स्त्रीवादी साहित्य सब मैं पहले पढ़ चुकी थी। साहित्य में आने के बाद मुझे स्त्रीवाद पढ़ना नहीं पड़ा, सब पहले से मेरी वो, चूंकि मुझे विमेन इश्यूज पे लिखना होता था तो मैं वो पढ़ती रहती थी, तो वो सब मैंने पहले पढ़ा हुआ था। लेकिन साहित्य में आके मुझे इसलिए स्त्रीवादी कहना पड़ता है क्योंकि मेरा फोकस, मेरा एजेंडा एकदम क्लियर है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, न लाइफ में न लेखन में। मैं एकदम स्पष्ट हूँ अपनी चीजों को लेके। मुझे क्या लिखना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या सोचती हूँ। मेरा इस मामले में मेरा स्पष्ट। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया मुझ में क्या खोजती है, दुनिया को मुझसे क्या चाहिए, दुनिया को ये दुनिया की समस्या है, ये मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या ये है कि मैं क्या लिख रही हूँ और मुझे क्या लिखना चाहिए और मेरी क्या ड्यूटी है। तो मैं तो लेखन को ड्यूटी मानती हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी नहीं कि मैं किसी को बदलने के लिए। लेकिन जिन दिनों मैं एडिटर थी अपनी मैगजीन की, विद्या की, और जब मैं संपादकीय लिखती थी तो मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आते थे स्त्रियों के, मेरा संपादकीय पढ़ के वो कहती थी कि मेरी राय बदल गई और मैं अब साहस बटोर रही हूँ, मैं ये करूंगी। तो वो दौर का मेरा अनुभव अलग था। तो मुझे उस समय, मैं साहित्य में नहीं थी उस समय मुझे लगता था कि मेरे संपादकीय पढ़ के स्त्रियों में इतनी ताकत आ रही है, इतना वो अपने को बदल रही हैं, तो लिखना शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ नहीं। जब जिस लेखन ने मुझे बदला, लेखन पहले लेखक को बदलता है, फिर पाठक को बदलता है। तो जो लेखन मुझे बदल रहा है, हो सकता है पढ़ने वाले को थोड़ा बहुत तो बदलेगा। और ये लोग कहते हैं कि लेखन नहीं बदलता है, झूठ बोलते हैं। लेखन बदलता है, खूब बदलता है। हम सबको लेखन ने बदला है, सबको बदलता है। हम जितना पढ़ते जाते हैं उतना बदलते जाते हैं, उतना और समृद्ध और उतने उदार होते चले जाते हैं। लेखन खूब बदलता है। जो जिनको नहीं बदलता वो पत्थर दिल होंगे। मुझे मालूम लोगों के बारे में, उन पे धूप नहीं उगती होगी। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरी कोई राय नहीं है कि पता नहीं। एक हम लोग बस मजाक बनाते थे मीडिया में कि एक सवाल के 3 जवाब होते हैं, हाँ, ना और पता नहीं। तो वो हाँ ना का तुम सबको मालूम है। ये पता नहीं किस कोटि के प्राणी होते हैं, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि ये पता नहीं किस दुनिया, किसी एलियन है, सब एलियन है, इन्हें कुछ पता ही नहीं, ना हाँ ना। तो ये कुछ लोग जो है ना, वो पता नहीं वाले हैं, उनको पता ही नहीं वो क्या लिख रहे हैं, उनके विचार क्या है। भाई कोई ना कोई कॉर्नर तो पकड़ना पड़ेगा ना। पार्टनर आपकी कोई तो पॉलिटिक्स होगी ना, आप कहीं तो टिकेंगे, कुछ तो करेंगे, आपकी आप कोई तो विजन होगा आपका। तो रचना में बिना उनके रचना नहीं हो सकती ना, तो अखबारी रिपोर्ट होगी। तो मेरी रचना में स्त्रीवाद है, पूरा फेमिनिज्म है, इसलिए कि मेरा कंसर्न स्त्रियां हैं। मैंने वो गैर बराबरी देखी है, मैंने स्त्रियों की के हालात देखे हैं, पूरा परिवेश देखा है, और ऑथेंटिक हूँ, मतलब विश्वसनीय हूँ, विश्वसनीय तरीके से देखा है। क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, तो विक्टिम की पीड़ा फर्स्ट हैंड पीड़ा होती है। दूसरे हमारी पीड़ा को दूसरा लिखता है तो सेकंड हैंड पीड़ा होती है। तो मैं फर्स्ट हैंड पीड़ा लिखती हूँ, स्त्री होने के नाते अपने समुदाय की फर्स्ट हैंड पीड़ा लिखती हूँ। तो मैं विक्टिम हूँ, तो इस तरह से इसको समझा जाना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने आप को कहती हूँ। और क्या है, लोग कहे ना कहे, खुद को कहने में क्या जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है ना कि मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्पष्ट हूँ जब अपने लेखन को लेके। तो मैं हूँ, ये आरोप है तो ये आरोप ही सही, ये इल्जाम है तो इल्जाम ही सही, ये कमी है तो ये कमी ही सही। अब मैं जो हूँ सो हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, यही लिखूंगी। अब बचा लेखन में बात,
तो लेखन में आज मैं रोहिणी अग्रवाल जी का शिवरानी देवी पे सुन रही थी, बहुत अच्छा उनका था, मैं अधूरा सुना, पूरा सुनूंगी अभी। उन्होंने ठीक शिवरानी देवी पे जो लाइव किया वो जबरदस्त लाइव है, और उन्होंने एक बताया है कि एक स्त्री जो लेखिका होती है, जब लेखिकाएं आती हैं, जब उनके साथ क्या अन्याय समाज करता है, उन्हें कैसे दोयम दर्जे का, देखिए समाज में ना स्त्रियों को दो तरह से लड़ना पड़ता है, एक तो स्त्री होने के गैर बराबरी से लड़ना पड़ता है, दूसरा लेखन में आओ तो वहां भी गैर बराबरी है, तो वहां भी लड़ना पड़ता है, वहां पे भी वो स्त्री है, स्त्री की तरह देखी जाती है, और मुख्य धारा में उसको शामिल करने से पहले बहुत हिचक होती है, जल्दी से पुरुष आलोचक स्त्री लेखन पे बात नहीं करते हैं, कई स्त्रियां भी नहीं बात करना चाहती है कि उन पर ठप्पा न लग जाए कि वो स्त्री लेखन की आलोचक हैं, तो वो हाथ लगाने से डरते हैं। बहुत सारी लेखिकाएं इसलिए बचती हैं स्त्री लेखन कहे जाने से कि कहीं उनको साइड न कर दिया जाए, तो मेन स्ट्रीम में वो होड़ में शामिल हो जाती हैं कि उनको भी मुख्य धारा में शामिल माना जाए। तो अपनी पहचान को लेकर लेखिकाओं में भी बड़ा संकट है, बड़ा संघर्ष है, तो वो उस तरह का स्ट्रगल है उनके भीतर, वो मैं सब समझती हूँ, सारी चीजें समझती हूँ कि कौन लेखिका ऐसा क्यों करती है। तो हाँ, एक बात और जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी थी कि रचनाकार जेंडर फ्री, रश्मि मैं ये मेरी कमी हो सकती है, मैं लिखते समय बहुत ज्यादा जेंडर न्यूट्रल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं भूल पाती हूँ अपना स्त्री होना, तो और मैं जिस दिन भूल जाऊंगी उस दिन मैं स्त्रीवादी नहीं रह जाऊंगी, तो इसलिए आप विक्टिम से कहें कि वो अपनी पीड़ा भूल जाए और वो बसंत बहार लिखे, तो ये नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत न्यूट्रल नहीं हो पाती हूँ। हाँ, लेकिन मैं बहुत अन्याय नहीं कर पाती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं विलेन तैयार कर रही हूँ अपनी कथाओं में और खलनायकों की तलाश कर रही हूँ, महान नायिकाओं की फौज तैयार कर रही हूँ, ऐसी बात भी नहीं है। मेरी कहानियों में आपको सपोर्ट करने वाले पुरुष मिलेंगे, उदार पुरुष मिलेंगे, क्योंकि जीवन में मिलते हैं। जीवन जो देगा मैं उसे लिखूंगी, जीवन जो नहीं देगा मैं उसे भी खड़ा करती हूँ कि मुझे संसार ऐसा चाहिए, मुझे जीवन में ऐसा चाहिए, हाँ, तो मैं उसको खड़ा करती हूँ। तो वो प्रति संसार रचने की कोशिश करती हूँ। जीवन ने जो दिया वो तो रचती ही हूँ, जीवन ने जो नहीं दिया, जो अभाव है या जैसा होना चाहिए, जो मेरा कल्पित संसार है, जैसा मैं चाहती हूँ कि दुनिया को इतना ही सुंदर और केदारनाथ सिंह की कविता की तरह गर्म और सुंदर होना, नरम और सुंदर होना चाहिए, तो इसलिए मैं उस तरह से उसको लिखती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा न्यूट्रल नहीं हो पाती हूँ, माफी के साथ कि मैं, ये झूठ होगा ये कहना कि मैं रचनाकार होके बहुत जेंडर न्यूट्रल होती हूँ, मैं नहीं हो पाती हूँ। मेरे भीतर की स्त्री कभी मरती ही नहीं है, कभी सोती नहीं है, हमेशा जगी रहती है और अपने अधिकारों की बात करती रहती है। केदारनाथ जी से मुझे, केदार सिंह से मुझे याद आया ना कि वो जो उन्होंने लिखा है हाथ का, तो मुझे वो, हम जो स्त्रियां रचती हैं या आप लोग जो रच रहे हैं, वो पुरुषों के गर्म सुंदर हाथ की कल्पना है जो स्त्री को थोड़ा कलम पकड़ के आगे बढ़ने में हेल्प करे, मदद करे। अभी ये यूटोपिया है, होंगे ऐसे पुरुष, पर मेरे परिदृश्य में अब तक नहीं आए हैं कि जो एक बढ़ती स्त्री को और बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से हो। तो वो एक सही बात है, एक प्रति संसार रचने की कोशिश आपकी है और कई अन्य लेखिकाएं भी हैं। एक प्रश्न आया था लेकिन आप पहले ही उसका उत्तर दे चुकी हैं कि मीनाक्षी रचने का कैसे आया। अर्पण जी हैं कोई, मीनाक्षी का किरदार कैसे रचा, ये आप बता चुकी हैं। बहुत क्लिशे प्रश्न होगा, लेकिन चूंकि हम एक युवा मंच पर हैं और पीयूष हैं और बिल्कुल नए साथी हैं, ये बच्चे ही कहूंगी क्योंकि मुझसे भी बहुत छोटे हैं, तो आपसे तो बहुत छोटे हैं। तो आप गद्य लेखन के लिए या रचनाशीलता के लिए उन्हें कुछ संदेश जरूर दीजिए, पढ़ने के लिए आप कुछ बताइए, और इसी के साथ हम फिर इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। बहुत ही अच्छा संवाद रहा, तो आपके संदेश के साथ गीता जी। मैं गांधी जी का वक्तव्य दोहराती हूँ कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गांधी जी से, गांधी बाबा से उधार लिया है मैंने कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। नहीं, ऐसा नहीं, जीवन ऐसा नहीं जीवन तो सबको अपने हिसाब से जीना चाहिए। संदेश बहुत भारी भरकम शब्द है और बहुत जिम्मेदारी से आपने रश्मि अभी लाद दिया मुझे, कि जैसे मैं कोई बहुत होता है ना कि जब आप संदेश देने लायक हो जाए तो समझिए आप बूढ़े हो रहे हैं। तो मुझे आपने वो दर्जा दे दिया कि
दादी की तरह मैं बच्चों को ये कहूँ कि खूब पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए और खूब अभ्यास करना चाहिए लिखने का। बहुत सारी चीजें तो अभ्यास में लिख लिख के छोड़ देना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर चीज अपने हर लिखे से को महान समझ के उसका मुंह पाला जाए। अपने लिखे को खारिज करना भी आना चाहिए और असंतोष एक मन में जरूर होना चाहिए अपने लिखे के प्रति, लेकिन आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए कि सबसे पहला हमला दुनिया आत्मविश्वास पे करती है। तो कुछ भी करिए, अपने आत्मविश्वास को बचाइए और खूब पढ़िए और अपनी आलोचना बर्दाश्त करिए, निंदा नहीं। आलोचना जरूर बर्दाश्त करिए क्योंकि वो हित में होती है और वो राह दिखाती है, लेकिन निंदा को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और अपने जो भी लिखें उसकी वकालत अच्छे से कर लें, क्योंकि ये ऐसा केस है जिसके लिए कोई सरकार आपको वकील नहीं देगी। हर लेखक को अपना वकील खुद होना पड़ता है। बहुत, ये तो मेरे लिए भी एक सीख थी पहले की आत्मविश्वास, बहुत ही प्रबल आत्मविश्वास की जरूरत है, जितना हिंसक हमारा हिंदी समाज हो गया है दुर्भाग्यवश। और आप वकालत अपनी रचनाओं की, क्योंकि सही बात है कि जब हम अपनी संतान के लिए खड़े रहते हैं तो पुस्तकें भी, रचनाएं भी हमारी संतान है। बहुत समृद्ध हुई मैं भी आपसे बात करके, बहुत अच्छा सत्र रहा। गीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा से भी ज्यादा हो चुका है और पाठकों के सवाल हम नहीं ले पाए ज्यादा, माफी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया रचयिता। नमस्कार।